हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपसे टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा और ये हमारे एमसीक्यूज रहेंगे नेक्स्ट 25। पहले एक और वीडियो आ चुका है टूल इंजीनियरिंग पे और ये हमारा टूल इंजीनियरिंग का सेकंड एमसीक्यू का वीडियो है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज। ओके, यानी जो एमसीक्यूज नंबर है 26 से लेके 50 वाले। ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। टूल इंजीनियरिंग का हमारा एमसीक्यू का पार्ट 2। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टूल्स? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टूल्स, इनमें से क्या है जो टूल्स नहीं है? देखिए, गेजेस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब तो टूल बोलते हैं। यस, दे आर टूल्स। वेरियस डाइस, दे आर ऑल्सो टूल्स। टूल होल्डिंग डिवाइसेस, दे आर ऑल्सो टूल्स। तो इसमें से ऐसे एक भी नहीं है जो टूल्स ना हो, क्योंकि सारे टूल्स हैं। तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दी अबो। ठीक है, समझ आ रहा है ना? टूल्स कौन से नहीं है ये बताने हमें, पर ये तो सारे टूल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टूल डिज़ाइन? टूल डिज़ाइन का फंक्शन क्या है? टू डिज़ाइन, देखिए सिंपल बात करूँ तो टूल डिज़ाइन जो सेक्शन होता है टूल इंजीनियरिंग के, उसके अंदर जो टूल डिज़ाइन का सेक्शन होता है उसका काम होता है डिज़ाइन करना। और क्या डिज़ाइन करना? टू डिज़ाइन, उनका काम होता है, देखिए, टू डिज़ाइन टूल्स। अब आपको टूल्स का मतलब पता होना चाहिए, जो आगे मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ कि टूल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, टू डिज़ाइन टू डिज़ाइन टू डिज़ाइन, पर क्या है? जिग्स एंड फिक्सर टूल्स है, तो देखिए ये भी टूल्स है। यस, डाइस ये भी टूल है। तो गेजेस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये भी टूल है। तो ये सबको डिज़ाइन करना टूल डिज़ाइन का काम है। यस, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव आएगा। ठीक है, तो चलिए डी इसका आंसर है। I am the one who holds a discussion with the product design and production shop for improving the product quality and reducing the cost of production. कौन सा डिपार्टमेंट का काम है? डिज़ाइन डिपार्टमेंट, टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट। मैं वो हूँ जो क्या करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ। किसके? एक तो प्रोडक्ट डिज़ाइन को और प्रोडक्शन शॉप को। ओके, तो एक ऐसा एक क्वेश्चन आया था लास्ट वीडियो में कि प्रोडक्ट डिज़ाइन और जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक जो होता है वो टूल इंजीनियरिंग होता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है जो डिस्कशन होल्ड करता है, यानी प्रोडक्शन का और प्रोडक्ट डिज़ाइन का दोनों के बीच में डिस्कशन करवाता है। क्यों डिस्कशन करते? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के बारे में ये मीटिंग रहती है, या तो वो मीटिंग रहती है प्रोडक्शन के कॉस्ट को कम करने की मीटिंग रहती है। तो उसके लिए ये मीटिंग करवाते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है प्रोडक्ट की क्वालिटी में। तो ये काम करता है टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, तो अवर आंसर इज टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बी। चलिए, विच सेक्शन या तो ब्रांच ऑफ टूल इंजीनियरिंग प्लान करता है एंड सिलेक्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स? देखिए, प्लानिंग का काम और कौन सा मैन्युफैक्चरिंग मेथड को सिलेक्ट करेंगे, प्लान करना और कौन सा मैन्युफैक्चरिंग मेथड चूज़ करेगी। क्योंकि देखिए, एक प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, कोई एक मेथड से हो सकता है, तो वो दूसरी मेथड से भी हो सकता है, वो तीसरी मेथड से भी हो सकता है। बट हमें कौन सी मेथड चूज़ करनी है तो वो सब पहले से प्लान करके रखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली देखिए, यहाँ पे प्लान आया और प्लान करके ही सिलेक्ट करेंगे कि ये वाला करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो ऑब्वियसली ये काम प्लानिंग वाला करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए? प्रोसेस प्लानिंग सेक्शन, जो टूल इंजीनियरिंग का ही वन ऑफ द सेक्शन है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर आएगा प्रोसेस प्लानिंग सेक्शन। विच सेक्शन या ब्रांच ऑफ द टूल इंजीनियरिंग स्टडी करता है एंड एनालाइज करता है रिजल्ट ऑफ अ न्यू टूल? तो देखिए, नए टूल को लेना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका रिजल्ट डिसाइड करना, उसको एनालाइज करना, कंटिन्यूसली चेक करने का काम जो करता है वो टूल कंट्रोल सेक्शन करता है। क्योंकि उसी का काम है ना कंट्रोल करना, टूल को कंट्रोल करना है, टूल किस तरह से इंप्रूव करे, उसकी एफिशिएंसी किस तरह बढ़ाए, उसकी लाइफ कैसे बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके सेम टूल को यूज़ करके, या तो और इम्प्रूव कैसे कर सके, वैसा ये सब। तो टूल कंट्रोल सेक्शन इसका आंसर रहेगा। ये सब काम टूल कंट्रोल सेक्शन का है। ठीक है, विच सेक्शन या तो ब्रांच ऑफ द टूल इंजीनियरिंग स्टोर्स द टूल्स, स्टोर करने का काम। तो स्टोर करने का काम तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? टूल स्टोरेज सेक्शन करेंगे। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, टूल स्टोरेज सेक्शन। चलिए, 7 है। अभी आपको आंसर देना है ना। आप पता नहीं डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हैं, बट मैंने आपको बोला था ये अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो, बैठ के सब मुझे सुन रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। ओके, आपको क्या करना है? आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर को देखिए, आप अपना आंसर डिसाइड करिए, उसके बाद ही वीडियो को स्टार्ट कीजिए, फिर मेरा आंसर चेक करना।
ठीक है, तभी आपका अच्छे से प्रैक्टिस होगा। और एक चीज़ आपको पहले से करके रखना है कि आप जो ये देखते हो उसके पहले थोड़ा बहुत आप बुक पढ़ लेना, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बुक पढ़ना इज़ कंपलसरी, ओके, कि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर बुक पढ़े बिना आप डायरेक्टली एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, ओके, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, स्कोर करना है, तो मेरी बात आप सुनिए, आप पहले बुक्स के ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए, और बुक के टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे ना, तो दैट विल बी फन, ओके, आपको अच्छा लगेगा, ये सब आपको मज़ा आएगा जब आपके आंसर सही पड़ेंगे, ओके, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कटिंग टूल, ग्राइंडिंग व्हील, रीमर, ब्रॉच या नन ऑफ दी। कौन से कटिंग टूल नहीं है, आप डिसाइड कर लो। ग्राइंडिंग व्हील कटिंग टूल है तो यस, ठीक है, ये कटिंग टूल है। रीमर भी एक कटिंग टूल है, ब्रॉच भी एक कटिंग टूल है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दी अबव आएगा, कि इनमें से ऐसे एक भी कटिंग टूल नहीं है, ऐसा नहीं है, ओके, क्योंकि सारे कटिंग टूल है। तो नन ऑफ दी अबव हमारा आंसर आएगा। द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रिमूव मेटल ऑन द मशीन टूल। मशीन टूल पे मेटल रिमूव करने का काम कौन करेगा, तो मशीन टूल करेगा, कटिंग टूल करेगा, जिग्स एंड फिक्सर करेगा, गेजेस करेगा। देखिए, मशीन टूल का काम मटेरियल रिमूव करने का काम नहीं है, देखिए, मेटल रिमूवल। तो मेटल रिमूवल का काम कौन करता है, देखिए, जिग्स एंड फिक्सर तो होल्ड का काम करता है ना, ये होल्डिंग का काम है, इनका काम है होल्डिंग। गेजेस का काम है मेजरिंग, या तो मैं बोलूँ यहाँ पे बेटर वर्ड इज चेकिंग का काम है। और मशीन टूल का भी एक तरह से रिजिड सपोर्ट है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, होल्ड करने का काम करता है, ये भी एक तरह का होल्ड करने का काम ही करता है, ओके। मूवमेंट देने का काम करेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं कि मूवमेंट देना, हर तरह की जो भी रिक्वायर्ड मूवमेंट है वो कौन देगा, मशीन टूल देगा। तो यहाँ पे एक काम बच गया कि मटेरियल को कट करने का, मटेरियल रिमूव करने का काम कौन करेगा। ऑब्वियसली कटिंग टूल के बिना ये काम पॉसिबल नहीं है, ओके। जैसे कि ड्रिल मशीन है, एक ड्रिल है, ड्रिल जो हम ड्रिल करने के लिए यूज़ करते हैं, होल करने के लिए यूज़ करते हैं, सॉरी। तो ये क्या करेगा, देखिए, यहाँ सब मटेरियल था, तो ये ड्रिल करेगा तो यहाँ से सब मटेरियल निकाल देगा, ऑब्वियसली। तो मटेरियल रिमूवल का काम किसने किया, कटिंग टूल ने किया, है ना। लेथ पे भी आपने देखा होगा, आपने काम तो किया ही होगा लेथ पे, आपके कॉलेज में अच्छे खासा मशीन्स तो हो गई। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन अ टूल डिज़ाइन ब्रांच बाय टूल इंजीनियरिंग टू डिज़ाइन बिकॉज दे आर नॉट रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट इन दैट स्टैंडर्ड फॉर्म। टूल डिज़ाइन डिपार्टमेंट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा टूल को। कौन से टूल को, ऐसे टूल को जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, मार्केट में तो अवेलेबल होते ही है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। देखो, लिखा है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दे आर नॉट रेडीली अवेलेबल। रेडीली अवेलेबल स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी गए मार्केट में, गए लेके आ गए। तो इनमें से क्या है, तो देखिए, गेजेस के स्टैंडर्ड फॉर्म में मार्केट में जाओगे, सीधे गेज मिल जाएगा आपको, तो नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके गेजेस का ऑर्डर देना पड़ेगा आपके डायमेंशन के हिसाब से। जिग फिक्सर्स, तो भाई आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है उसके हिसाब से जिग फिक्सर का डिज़ाइन होगा। डाइस का भी वैसा ही है, आप पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, प्रोडक्ट के हिसाब से डाई बनेगी। आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है वैसी डाई आपको डायरेक्ट मार्केट में जाके नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये जो है टूल डिज़ाइन ब्रांच बाय टूल टू डिज़ाइन बिकॉज दे आर नॉट रेडी। तो इनमें से क्या है, नेसेसरी है डिज़ाइन करना, तो ये सारे डिज़ाइन करने पड़ेंगे। गेजेस भी डिज़ाइन करने पड़ेंगे, जिग्स फिक्सर्स और डाई सबको डिज़ाइन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मार्केट में रेडीली अवेलेबल नहीं है। तो रेडीली अवेलेबल नहीं है यानी हमें खुद उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा अगर हम टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो। और टूल इंजीनियरिंग में भी कहाँ, कौन सा डिपार्टमेंट में, टूल डिज़ाइन वाले सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हर एक लाइन को आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। मशीन टूल हैज़ अ लॉन्गर सर्विस लाइफ। तो देखिए, तो मशीन टूल है तो मशीन टूल की लाइफ तो 10 साल 15 साल 20 साल इतनी रहती है, ये तो ट्रू है। सर्विस लाइफ ऑफ कटिंग टूल आर शॉर्टर कंपेयर टू मशीन टूल। ऑब्वियसली कटिंग टूल तो अभी 1 घंटे में भी वो ब्लंट हो जाएगा, या 5 घंटे में, या 10 दिन भी चलेगा, 15 दिन या 30 दिन चलेगा, किसी को पता नहीं है, ठीक है। कटिंग टूल का लाइफ तो बहुत कम होता है, ओके, ऐसे 10 साल 20 साल नहीं चलता वो, ओके। फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस वी कैन यूज़ द सेम कटिंग टूल। अलग अलग ऑपरेशन के लिए सेम कटिंग टूल यूज़ करते तो भाई नहीं,
जितने अलग अलग ऑपरेशन, जैसे ड्रिलिंग के लिए ड्रिल यूज़ करना पड़ेगा, फिर वहाँ आप लेथ का टूल थोड़ी यूज़ कर सकते हो, नहीं है ना। अलग अलग ऑपरेशन के लिए सेम कटिंग टूल नहीं यूज़ कर सकते। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। टूल ज्योमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कटिंग टूल, ऑब्वियसली भाई, ये तो ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। तो देखिए जो मैंने टिक किए वो सारे ट्रू है, तो एक ही फॉल्स मिला, यानी हमारा आंसर क्या रहेगा, फॉर डिफरेंट ऑपरेशन वी कैन यूज़ सेम कटिंग टूल, ये गलत है। ओके, चलिए, तो गलती तो फाइंड करना था मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टूल इंजीनियर। देखिए इनमें से क्या है जो टूल इंजीनियरिंग की ड्यूटी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो देखिए ये भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा मैं। टू डिज़ाइन स्पेशल टूल एंड मशीन सो दैट टू मेंटेन क्वालिटी एंड इकोनॉमी ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्वियसली। टू डिज़ाइन टूल्स टू अचीव इंटरचेंजेबिलिटी, ये भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू कस्टमर, भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, प्रोडक्ट को डिलीवर करना कस्टमर, ये इनका काम नहीं है। ओके, टू फैसिलिटेट एडिशनल फैसिलिटी ऑन अ स्टैंडर्ड मशीन सो दैट टू परफॉर्म जनरल एज वेल एज एडिशनल ऑपरेशन, तो ये भी सारी जो टूल इंजीनियर की है उसकी ड्यूटी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे नहीं आता, जो क्या लिखा है कि कस्टमर को जाके प्रोडक्ट डिलीवर करना है, दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टूल इंजीनियर। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये सी है आंसर। ओके, फंक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग इज, फंक्शन क्या है, तो चलिए, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर फैसिलिटी आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, यस, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसमें से एक फैसिलिटी को सिलेक्ट करना ये काम है, तो है। प्लानिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ एंड अदर रिक्वायर्ड एसेसरीज, यस, प्लानिंग का काम भी ये करता है। टू डिज़ाइन न्यू टूल्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यस, दिस इज ऑल्सो फंक्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव आएगा। ओके, चलिए, दिस मेथड इज पॉपुलर इन स्मॉल इंडस्ट्री, तो स्मॉल इंडस्ट्री में कौन सी मेथड पॉपुलर है, प्रोजेक्ट मेथड, ग्रुप मेथड, मिक्स्ड और नन ऑफ द। तो देखिए स्मॉल इंडस्ट्री है, तो स्मॉल इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट मेथड यूज़ की जाती है। ओके, ये याद रखना है आपको, है ना। दिस मेथड इज यूज इन अ लार्ज इंडस्ट्री, तो देखिए स्मॉल इंडस्ट्री का आंसर था प्रोजेक्ट मेथड, तो लार्ज इंडस्ट्री का जो आंसर है वो है ग्रुप मेथड। ओके, लार्ज इंडस्ट्री में ग्रुप मेथड यूज़ की जाती। टूल इंजीनियरिंग इज़ डेवलप्ड ब्रांच है, डेवलपिंग ब्रांच है, या दोनों है, या नन ऑफ द अबव। तो ये भी टूल इंजीनियरिंग भी हमारे इंडिया की तरह ही है, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है। जैसे कि यूएसए है वो डेवलप्ड है, यूएसए कंट्री कैसी है, डेवलप्ड है, देखिए डेवलप्ड ईडी। और इंडिया कैसी कंट्री है, डेवलपिंग। ओके, यानी अभी डेवलप नहीं हुई, उस रास्ते में है, वो प्रोसेस में है, वो उसको अचीव करना है। अभी जो भी गोल इंडिया के है वो अचीव कर रहे हैं, एकदम टॉप पे आ नहीं गया है। ओके, जो भी गोल अचीव करने हैं उसका एम है वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इन प्रोसेस है। वैसे ही टूल इंजीनियरिंग भी एक इन प्रोसेस ब्रांच है, वो भी अभी डेवलप हो रही है, ना कि डेवलप हो चुकी। ओके, तो डेवलपिंग इसका आंसर आएगा। चलिए, टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स टूल इंजीनियर यूज, देखिए सिंपल प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो टूल इंजीनियर इनमें से कौन सी मेथड यूज़ करेगा, एम्पेरिकल अप्रोच यूज़ करेगा, एनालिटिकल अप्रोच यूज़ करेगा, सिमुलेशन टेक्निक यूज़ करेगा ना। आप देखिए सिमुलेशन तो जब सीएनसी वर्ड दिखे जाए ना, कंप्यूटर वर्ड दिख जाए, सीएनसी वर्ड दिख जाए, तो सिमुलेशन आके बंद करके टिक कर लेना। बट देखिए सिंपल प्रॉब्लम के लिए एम्पेरिकल, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए एनालिटिकल, और अगर सीएनसी मशीन है कंप्यूटर, या वहीं की वहीं इंप्रूवमेंट करना है, एरर को पहले से ही आप करेक्ट कर सको, ऐसा कुछ आए, या सिमुलेट करके देख सको पूरी प्रोसेस को, तो सिमुलेशन टेक्निक। ओके, तो एम्पेरिकल यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टूल इंजीनियर एम्पेरिकल अप्रोच यूज़ करता है। ओके, प्रॉब्लम्स आर एनालाइज्ड इन अ डिटेल इन दिस अप्रोच, तो देखिए प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लेक्स होगा, प्रॉब्लम यानी जो भी कोई प्रॉब्लम्स यानी कुछ आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई, ओके, तो उसको बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब वो कॉम्प्लेक्स हो। सिंपल प्रॉब्लम हो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ना भाई। तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, जो टूल इंजीनियर क्या करेगा, एनालिटिकल अप्रोच यूज़ करेगा ऑब्वियसली। दैट इज़ अ सीएनसी मशीन इन एन इंडस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टूल इंजीनियर यूज़। हो देखिए जब सीएनसी मशीन है तो ऑब्वियसली सिमुलेशन करके ही वो काम करेगा ना, सिमुलेशन टेक्निक यूज़ करेगा। ओके, सिमुलेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक सीएनसी प्रोग्राम मैंने बताया, मान लो 10 ब्लॉक का सीएनसी प्रोग्राम है। अभी सीएनसी प्रोग्राम ये रन होगा, सीएनसी प्रोग्राम रन होता है तो क्या होता है भाई, मशीन का जो टूल होता है वो शायद एक्स प्लस में जाएगा, या माइनस में जाएगा, या जेड में जाएगा, यानी टूल मूवमेंट करेगा जैसे जैसे वो ब्लॉक रन हो गए। ओके, अभी मान लो इसको मुझे कट करना है, तो कट करते वक्त
उसको पहले ऊपर लाना पड़ेगा। मान लो ड्रिल करना है तो ऊपर आया फिर ड्रिल करूँगा, तो गलती से क्या होगा, प्रोग्राम में लिख दिया कि डायरेक्टली सीधा यहाँ पे स्ट्रक हो रहा है, मतलब सीधा स्ट्राइक हो रहा है इसको। ओके, तो ये गलती है प्रोग्राम में, तो ये प्रोग्राम की गलती। चला चला के नहीं देखूँगा, जैसे प्रोग्राम रन किया तो डायरेक्ट ठुक जाएगा, तो मेरा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाएगा, प्लस मेरा कटिंग टूल भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, उसको ऐसे ड्राई रन, एक ड्राई रन बोलते हैं, आई डोंट नो आपको ये वर्ड पता है कि नहीं, आपको नहीं पता होगा, इसको ड्राई रन बोला जाता है CNC की लैंग्वेज में। तो ड्राई रन करूँगा, तो ड्राई रन करने का मतलब क्या होता है, एक तो आप प्रोडक्ट हटा दो और ऐसे रन कर दो, और दूसरा एक का तरीका होता है सिमुलेशन। अब सिमुलेशन क्या होता है, सबको नहीं आता ऐसा, मशीन पे काम करने वाले बंदों को भी आप पूछने जाओगे ना सिमुलेशन करके दिखाओ, तो उनको भी आधा अधूरा ही पता होगा, या शायद पता भी नहीं होगा, या सुना भी नहीं होगा कभी। तो ऐसा होता है, हर मशीन CNC मशीन में फैसिलिटी होती है सिमुलेशन की। तो आपको क्या करो, प्रोग्राम रन करोगे सिमुलेशन पे, तो वहाँ पे आपको पूरा ऐसा कटर का पूरा पाथ दिखाएगा कि कहाँ 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 जाने वाला है वो, और वो हम देख लेंगे कि इसको जाना है तो ऊपर जाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो ऐसा इस तरह से पाथ, जो पाथ हमने डिसाइड किया वैसे नहीं जा रहा, यानी कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ से हमारी गलती पहले से पता चल जाएगी। तो ये सिमुलेशन टेक्निक होता है। क्या हुआ सिमुलेशन टेक्निक, बस कुछ नहीं, जो प्रोग्राम हमने बनाया उसको हम कंप्यूटर में उसका पाथ जो है, रास्ता कि कहाँ कहाँ वो जाने वाला है कटर, वो हम देख सकते हैं पहले से, यानी आप देख सकते हो पहले से कि कहाँ कहाँ जाएगा, तो आपको अगर कुछ गलती तो आप पकड़ी जाएगी। ओके, तो वो सिमुलेशन टेक्निक बोलते हैं। पर वो तो फिर CNC मशीन होना चाहिए उसके लिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रबल इज़ नॉट फेस बाय टूल इंजीनियर। देखिए भाई, ट्रबल बहुत फेस करते हैं टूल इंजीनियर, हमारे टूल इंजीनियर साहब बहुत ही ज़्यादा ट्रबल फेस करते हैं, उसके लिए वो ट्रबल शूटिंग अप्रोच भी यूज़ करते हैं। ओके, आपने बुक में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेना। ओके, तो देखिए ट्रबल्स जो फेस नहीं करते, कौन सी ट्रबल फेस नहीं करते, तो देखते भाई, तो हमें क्या ढूंढना है, जो भी ट्रबल फेस करते वो, तो ऑटोमेटिकली जो नहीं करता वो पकड़ा जाएगा, है ना। तो देखो, लेक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनालिसिस बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये तो ट्रबल होती है भाई दूसरे डिपार्टमेंट का है। अगर मैं एक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो दूसरे डिपार्टमेंट से तो भाई मुझे प्रॉब्लम होगी होगी, ये हर कंपनी का रूल है। ओके, कि भाई लेक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनालिसिस, कि प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का एनालिसिस ही नहीं करते कि क्या करना है क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं होता, तो ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेक ऑफ मार्केटिंग बाय मार्केटिंग, भाई देखिए ये उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यहाँ पे आंसर पकड़ा गया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वहाँ प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे कि नहीं करे, ये इसका काम नहीं, टूल इंजीनियरिंग का काम नहीं, उससे कोई कनेक्शन नहीं उसका, फिर कि वो बेचने में कितना जोर लगा रहे, तो फिर वो मेरा हेडेक नहीं है, दैट इज़ इट्स नॉट हेडेक ऑफ टूल इंजीनियर। ओके, ये कोई ट्रबल नहीं। प्रोसेस प्लानिंग इज़ नॉट डन और पार्टली डन, तो ये एक हेडेक है ना, कि प्रोसेस प्लानिंग सही से किया नहीं भाई। पुअर वेजेस है, डिससेटिस्फाई ऑपरेटर है, क्योंकि अब देखिए ऑपरेटर को आप पगार नहीं दे रहे या खुश नहीं है बेचारा, तो ईमानदारी से वो दिल से काम नहीं करेगा, दिल से काम नहीं करेगा तो फिर उसका एफिशिएंसी भी कम होगा। तो दिन में 10 या 20 प्रोडक्ट बनाने हैं तो फिर वो उसे आधा ही काम करेगा। ओके, तो ऐसे बंदों से काम करवाना जिनको आप सैलरी नहीं दे रही कंपनी, कि मैं मतलब नहीं, कंपनी सैलरी नहीं दे रही, तो एज अ टूल इंजीनियर मैं क्या करूँगा, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं अपना सैलरी का हिस्सा थोड़ी दे सकता हूँ उसे। तो फिर ये सब प्रॉब्लम मुझे ही फेस करनी पड़ेगी ना। एक तो आप कम सैलरी हमारी कंपनी दे रही है, उसके बावजूद उससे काम निकलवाना है, दैट इज़ माई प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, मैं जाके ऐसा नहीं कर सकता कि उसका सैलरी बढ़ाओ, मुझे तो भाई उस पैसे के रिलेटेड काम नहीं, उसके पुअर सैलरी है, वो डिससेटिस्फाइड है, वो खुश नहीं है, तो ये प्रॉब्लम मुझे ही फेस करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये भी एक हुआ, ये ट्रबल है। तो ये वाला ट्रबल जो है वो टूल इंजीनियर को फेस नहीं करना पड़ता, बाकी तीनों है वो फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, द मेन प्रॉब्लम फेस बाय टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। देखिए कौन सा मेन प्रॉब्लम है जो टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को फेस करना पड़ता है। प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस एज पर द क्वालिटी डिमांडेड बाय द कस्टमर। प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। तो भाई ये दोनों प्रॉब्लम है जो टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ध्यान रखना है और फेस करने पड़ेगी, कि प्रोडक्ट जो है उसको जो कस्टमर ने जो क्वालिटी डिमांड करी थी उसी क्वालिटी के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम जो हमें फेस करना है, कि वो प्रॉब्लम को हमें सॉल्व खुद ही करना है, तो ये भी एक है। और दूसरा कि प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। जितना इकोनॉमिक हो सके इतना करेंगे ना, जितना ज़्यादा खर्चा कम कर सके वो हमारी जिम्मेदारी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए, प्रोसेस प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस बात है, बिकॉज इट इज़ अ डिटेल प्लान ऑफ द वर्क फॉर इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग। यस, इट इज़ अ डिटेल प्लान ऑफ द वर्क, पूरे वर्क का एक डिटेल प्लान, कि
एक महीने बाद क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट कौन से मशीन पे जाएगा, पहले एक मशीन से उतरेगा तो कहाँ जाएगा, कौन सा ऑपरेटर उस पर काम करेगा, उसमें कौन सा कटर लगेगी, कौन से गेज लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट, ये पूरे एक महीने पहले से ही मैंने प्लान करके रखा है। और कुछ कंपनी तो एक साल पहले के प्लान बना के रख देती है। तो डिटेल प्लान होता है प्रोसेस प्लान। तो ये तो सही बोल रहे हैं, है ना। तो ये तो आंसर आ ही सकता है। दूसरे भी देखते हैं। इट डिटरमाइंस द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी ऑफ, ये भी ये पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। सबसे इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है या ऑपरेशन है या मेथड है वही तो चूज़ करके रखेंगे। इट डेवलप्स द ब्रॉड प्लान ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर प्रोडक्ट। यस, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक ब्रॉड प्लान बना के रखता है। तो ये सारे हैं, इस सभी को प्रोसेस प्लानिंग है, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब काम करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव आएगा। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर हेल्प्स इन करेक्टिंग प्रोसेस और टूल विच ट्रबल शूटिंग मैथड इज़ यूज। देखिए कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस को या तो टूल को करेक्ट करने का पहले से ही बता देता है। तो ये ट्रबल शूटिंग अप्रोच मैंने जैसे आपको बताया वो सिमुलेशन टेक्निक है, जिसमें कंप्यूटर या तो सीएनसी आ गया ना तो सिमुलेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है इनमें से। तो देखिए, इट डिसाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट मटीरियल। हाँ, यस, वो पहले से डिसाइड करेगी कि हमें कौन से मटेरियल चाहिए। तो ये तो एक इंपॉर्टेंस है भाई प्रोसेस प्लानिंग। कैरी आउट द एक्सपेरिमेंटल यूज़ ऑफ एनी न्यू टूल। नहीं, ये कभी भी ये एक्सपेरिमेंट करने का काम ये थोड़ी करता है कि नए टूल कैसे काम कर रहा है या कौन सा नया टूल का डिज़ाइन करके लेके आए। तो ये काम तो टूल कंट्रोल का है। ओके, ये काम किसका है? टूल कंट्रोल वाले का है, प्रोसेस प्लान का नहीं है। तो हमारा आंसर ये रहेगा, द इन्वेंट्री ऑफ अ टूल इज मैनेज बाय दिस ब्रांच। सॉरी, ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है। ओके, ये भी नहीं है। ये टूल स्टोर का काम है, ये टूल स्टोर का काम है। एंड द डिज़ाइन वेरियस टूल्स, तो ये टूल डिज़ाइन का काम है। कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। ओके, मेरे टाइप करने में गलती हो गई यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आंसर, ये क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। तो ये इसका आंसर आएगा ए। ओके, कि ए जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल पहले से डिसाइड करके रखता है। ओके, ये इंपॉर्टेंस है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंस है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है बट यहाँ पे ये सारी नहीं है। तो ये हमारा आंसर आएगा ए। समझ आया ना? ये क्वेश्चन गलत है, ये निकाल देना आप। ओके, आपको जो PDF शेयर करूँगा उसमें ये नहीं दिखेगा, टेंशन मत लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ प्रोसेस प्लानिंग। इनमें से कौन सा है जो फंक्शन नहीं है प्रोसेस? डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ, मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग का मोस्ट इकोनॉमिक प्रोसेस वो चूज़ करेगा ऑब्वियसली। इट डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। इट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म टू, ये देखिए सीक्वेंस डिसाइड करता है पहले से। इट डिटरमाइन द ब्लैंक साइज ऑफ द रॉ मटेरियल, ये भी सबसे पहले से डिसाइड करता है। तो ये देखिए, ये आंसर आएगा कि ये काम इसका नहीं है। मशीन का एफिशिएंसी डिसाइड करने का काम थोड़ी प्रोसेस प्लानिंग का है। ओके, सो हमारा आंसर इज बी। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी। मोशन इकोनॉमी का प्रिंसिपल नहीं है। टू रिमूव अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ द ऑपरेटर, ये तो एक प्रिंसिपल है। ऑल द नेसेसरी मूवमेंट्स शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट, ये भी एक है। आई शुड बी यूज एज फ्रीक्वेंट एज पॉसिबल, नहीं, आई का यूज़ मिनिमम से मिनिमम करना चाहिए। इसका मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, वर्कलोड इज़ टू बी बैलेंस सो दैट इट कैन बी डन यूनिफॉर्मली, तो ये भी है ना। ये कौन सा टॉपिक है? प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी। अभी लास्ट एंड तक जो भी वीडियो भी देख रहे होगे ना, उसी को ये सीखने मिलेगा कि सर यहाँ पे क्या बता रहे हैं। देखिए, टू रिमूव अननेसेसरी मूवमेंट, ये सब थोड़े देर में एक चीज़ बताता हूँ कि आइस को एज फ्रीक्वेंट नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे कि एक पानी पूरी वाला है, वो सब कुछ अपने आजू बाजू इस तरह से वो डिवाइड कर लेते हैं कि उसको बार बार ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहाँ पूरी रखी है, कहाँ ये रखी है। तो देखिए, वो आँखों का यूज़ नहीं करता और कस्टमर के वहाँ खड़े रखता है जहाँ उसका हाथ ऑटोमेटिकली चला जाता है। उसको कोई ऐसा देखना नहीं पड़ता, अच्छा ये रही डिश है यहाँ रखो, है ना। तो आँखों का यूज़ ऐसे ही कंपनी में भी जब आप ऐसे कोई भी असेंबली का काम कर रहे हो तो इस तरह से वर्कलोड आपको करना है कि आँखों का मिनिमम से मिनिमम यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं कि ढूंढना पड़े कि कहाँ गया नट, कहाँ गया बोल्ट, ढूंढ के आप कर रहे हो। अदर जितना आप आँखों का यूज़ ज़्यादा करोगे उतना आँखों पे स्ट्रेस पड़ेगा, फिर आपको ज़्यादा आराम करना पड़ेगा। ओके, फिर आपकी एफिशिएंसी कम होगी। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी ये बोल रहा है कि आँखों का कम से कम यूज़ करो, यहाँ पे गलत है। ओके, अननेसेसरी मूवमेंट तो आपको कम करनी, जो भी मूवमेंट काम की नहीं है वो फिर यूज़ ही नहीं करनी ऑब्वियसली।
और जो नेसेसरी मूवमेंट है जो और मूवमेंट जो बच गई जो ज़रूरी है और उसको कैसे रखनी, सिंपल रखनी, शॉर्ट रखनी है। और जो वर्कलोड है इसको बैलेंस करना है बहुत यूनिफॉर्मली। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ना ये लास्ट वाले का, वो है टाइपराइटर, है ना, टाइपराइटर। अब टाइपराइटर देखोगे ना तो आप सब उंगलियों पे सब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ASDF, अल्टर, LKJ, फिर तो जो कम से कम यूज़ होता है ना वो दूर, उसके अल्फ़ाबेट दूर रखे होते हैं उंगलियों से। और जो देखिए हमारी उंगलियों की भी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो अंगूठों में होती है। तो उसका सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि ये ज़्यादा काम कर सकता है इसलिए उसको काम भी वैसा ही मिला है, क्योंकि उसको कौन सा काम मिला है, स्पेस का। तो ये अंगूठे से हम स्पेस बार दबाते हैं और स्पेस बार देखिए लंबा होता है, तो ये देखिए इससे भी मैं स्पेस दबा सकता हूँ, इससे भी। और स्पेस बार बार अल्फ़ाबेट में स्पेस बहुत बार यूज़ होता है। तो आप अगर वो स्पेस बार कोई दूसरी उंगली पे रख देते तो वो उंगली जल्दी थक जाती, अंगूठा जल्दी थकेगा नहीं, ओके, क्योंकि उसमें ताकत भी ज़्यादा होती है इसीलिए। और इसीलिए तो जो टाइपराइटर है ये वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, कि उसमें इतने इवनली आप वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर किया हुआ है कि आप 2 3 4 घंटे तक अगर टाइप करोगे ना तो आपकी उंगलियां जल्दी नहीं थकेगी, ओके, बहुत ही ईजिली आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। और वो भी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, बट वो ऐसा नहीं होगा कि बार बार एक उंगली पे ज़्यादा लोड आ रहा है, दूसरी उंगली पे लोड नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत ही अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर, इसीलिए तो ABCD नहीं रखा ना टाइपराइटर में। आप भी सोच रहे कि ABCD आपने सोचा होगा बचपन से आज तक, शायद किसी ने आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा, आपने तो सोचा ही होगा, ये मैं 100% बोल सकता हूँ कि टाइपराइटर में ऐसा ABCD डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा उल्टे सीधे अल्फ़ाबेट क्यों लिखा, तो क्योंकि वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे उंगलियों के स्ट्रेंथ के हिसाब से, ओके। और ये है मोशन इकोनॉमी का एग्जाम्पल, ओके, ये याद रखना। तो देखिए वीडियो जिसने एंड तक देखा उसको कुछ अच्छा और नया जानने मिला। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताता अगर ये MCQ वाली प्रॉब्लम्स नहीं आती तो, बराबर, बट अब ये MCQ वाली प्रॉब्लम आ गई, मैं पूरे लेक्चर अब ले नहीं सकता, ओके, इसी तरह हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, ओके। चलो फिर आज का हमारे 25 MCQ कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ओके। चलिए फिर अब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।